गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास और आज हमारे इतिहास के क्लास में आज हम बात करेंगे उत्तर भारत के सबसे महान शासक के बारे में। इस उत्तर भारत के महान शासक ने अपना नींव कैसे रखा और इसका शासनकाल कहाँ था, इसके इतिहास के स्रोत क्या हैं, इसके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्राचीन काल के सबसे ग्रेट एम्पायर के बारे में कि उसकी स्थापना किसने की। तो डेफिनेटली हम लोग पढ़ रहे थे मगध एम्पायर, उसी की बात कर रहे हैं। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। मगध एम्पायर में सबसे जो महान शासक हुए वो मौर्य साम्राज्य है। इस मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद की हत्या करके मगध में अपना शासनकाल स्थापित किया। तो हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे आगे। और सबसे पहले हम जानेंगे कि मगध एम्पायर के जानने का स्रोत क्या है इतिहास में, और फिर मगध एम्पायर में कौन कौन से ग्रेट राजा हुए, महान राजा हुए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य एम्पायर का जानने का इतिहास में स्रोत क्या है। तो मौर्य साम्राज्य को हम लोग दो तरह से जानेंगे। एक तो हम लोग साहित्यिक स्रोत से जानेंगे, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, और दूसरा जो हमें जानकारी मिलती है मौर्य एम्पायर की वो मिलती है पुरातात्विक स्रोत से। तो सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोत की चर्चा करते हैं। साहित्यिक स्रोत में हमारा दो पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण है। पहला तो है अर्थशास्त्र, जिसकी रचना की थी कौटिल्य ने। यही कौटिल्य जिसे हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, जिसकी बात हम प्रारंभ में कर रहे थे, जिसकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या करके, नंदवंश के आखिरी शासक धनानंद की हत्या करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है और इसमें कुल 15 अधिकरण हैं तथा 180 प्रकरण हैं। इसकी रचना पांडुलिपि में थी। इस पांडुलिपि की खोज शाम शास्त्री ने 1904 में की थी। पांडुलिपि हम कह रहे हैं हैंड रिटेन स्क्रिप्ट को, क्योंकि इस समय तो हम लोग मौर्य एम्पायर में कोई रिटेन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना नहीं हुई थी। तो जितने भी साक्ष्य हमें मिले हैं, अगर साहित्यिक साक्ष्य की बात करेंगे तो मानो हमें पांडुलिपि में मिला है, यानी कि हैंड रिटेन में मिला है। दूसरी पुस्तक जो है हमारा साहित्यिक स्रोत के रूप में है वो है इंडिका। ये मेगास्थनीज की है बुक है। ये मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का दूत था और इसने भारत का इतिहास लिखा। इससे हमें मौर्य एम्पायर की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा हम पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में अशोक के विभिन्न अभिलेख जितने हैं उससे हमें मौर्य एम्पायर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख जो कलिंग से प्राप्त हुआ है, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख जो हमें गुजरात से प्राप्त हुआ है, शाह गौरा का ताम्रपत्र अभिलेख, ये सब हमें मौर्य एम्पायर के बारे में साक्ष्य सूचना देता है। अब हम बात करते हैं कि मौर्य एम्पायर का सबसे ग्रेट महान शासक में सबसे प्रथम कौन था। तो डेफिनेटली चंद्रगुप्त मौर्य था, जो इस वंश का संस्थापक था। विलियम जोन्स जो है उसे सेंड्रोकोट्स से संबोधित करते हैं। विलियम कोट्स जोन्स क्या कह रहा है कि ये सेंड्रोकोटस ही क्या कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में स्ट्रेबो ने पालीबोथ्रम यानी कि पाटलिपुत्र का पुत्र कह के संबोधित किया है। चंद्रगुप्त मौर्य का उपनाम बताया है स्ट्रेबो। ये भी एक विदेशी राइटर हैं, इन्होंने भी इसके बारे में सूचना दी है। जस्टिन जो है यूनानी लेखक, उसके अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से संपूर्ण भारत को विजित किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था, मतलब साम्राज्य जो था, वो उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक स्थापित था, यानी कि बहुत ही महान शासक। चंद्रगुप्त साम्राज्य के काल में संपूर्ण बिहार, उड़ीसा, बंगाल का बड़ा भाग के अतिरिक्त पश्चिमी व उत्तर पश्चिम भारत और दक्कन भी शामिल थे, यानी कि सौराष्ट्र, दक्कन में मैंने कर्नाटक की चर्चा की, इत्यादि राज्य इसके शासनाधिकार में थे। अब हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासनिक संगठन कैसे थे। तो इसकी भी जानकारी हमें सर्वप्रथम इंडिका पुस्तक से मिलती है। इंडिका जिसकी रचना मेगास्थनीज ने की थी
और इंडिका में मौर्य प्रशासन, समाज एवं अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। हम मौर्य साम्राज्य जो इतना बड़ा ग्रेट साम्राज्य था, तो उसको क्या देखते हैं कि वो कई प्रांतों में विभाजित था। मौर्य साम्राज्य प्रांत जो था वो कई जिलों में, या जिला को निकाय भी कहते थे, उसमें विभाजित था। जिला जो था वो कई स्थानीय में विभाजित था। स्थानीय जो थे कई द्रोणमुख में विभाजित था। जिला का प्रशासन का प्रमुख जो होता था वो स्थानिक होता था। एक स्थानिक में 800 गांव होते थे, और 800 गांव जो थे वो स्थानिक जो थे वो द्रोणमुख में विभाजित थे, जिसमें 400 गांव होते थे। एक द्रोणमुख में 400 गांव होते थे और एक खवाटिक में 200 गांव होते थे। इसके नीचे वाला जो ये था प्रशासनिक संगठन था वो कहलाता संग्रहण, जिसमें 100 गांव होते थे। शासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो गांव कहलाती थी, और प्रमुख जो था मतलब इस गांव का वो ग्रामिक कहलाता था। गोप जो था वो ग्रामिक के कार्यों पे क्या रखता था, नियंत्रण रखता था कि ग्रामिक कैसा कार्य कर रहा है उसको कौन नियंत्रण रखेगा, गोप। ये संभवतः 10 गाँव के पर नियंत्रण रखता था एक गोप। अब हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उसका साम्राज्य कहाँ कहाँ था या कौन कौन से प्रमुख नगर थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैनी तथा तक्षशिला प्रमुख नगर में थे। पाटलिपुत्र का प्रशासन जो था 6 समिति में बटा हुआ था और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। ऐसी जानकारी हमें मेगास्थनीज के इंडिका से मिलती है। प्रथम समिति में जो थे वो उद्योग एवं शिल्पों के निरीक्षण करते थे। इसके अलावा द्वितीय समिति जो था वो विदेशियों की आवाजाही पर नियंत्रण रखता था। तृतीय समिति जो था वो जन्म मरण का ब्यौरा देता था। चतुर्थ समिति जो था वो व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करता था। पांचवी समिति जो था वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करता था। छठी समिति जो था वो बिक्री कर वसूल करने का काम करता था। तो ये तो हमारे मेगास्थनीज के अनुसार कि पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समिति में बटा हुआ था और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। अलग अलग सभी का कार्य अलग अलग दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कौटिल्य के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चतुरंगिनी सेना थी, यानी कि उसके सेना में 4 प्रमुख तत्व थे, पैदल, हाथी, घोड़ा एवं रथ। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में गुप्तचर विभाग भी था, यानी कि जासूस, जिसे उस समय गुर पुरुष के नाम से जाना जाता है। महामत्य पर्षद ये इस नाम से भी जाना जाता है। इसके अधीन क्या क्या कार्य होता था, गुर पुरुष जो था यानी कि ये गुप्तचर विभाग क्या क्या कार्य करता था, तो ये 6 तरह के होते थे गुर पुरुष। पहला तो हो गया पुलिसानी, जो लोगों के विचारों को राजा से अवगत कराता था। लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में पुलिसानी राजा को बताता था। संस्था, एक जगह रह के काम करने वाला को क्या कहते थे, संस्था कहते थे। ये भी गुर पुरुष का ये था, इकाई था। इसके अलावा हो गया संचार, ये गतिमान गुप्तचर था। ये एक जगह नहीं रह के बल्कि मूवेबल था। चौथा जो हो गया प्रतिवेदक, ये विशेष संवाददाता और इसकी पहुंच राजा तक होती थी। 5वां जो हो गया जो चर हो गया, ये भी गुप्तचर विभाग है और अर्थशास्त्र में इसे वर्णित गुप्तचर कहा गया है। गुर पुरुष इसका भी उल्लेख अर्थशास्त्र में ही मिलता है, अर्थशास्त्र में भी इसे गुप्तचर कहा गया है। अब हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कर कैसे लगता था। तो किसानों पर कर जो लगाया जाता था वो वहाँ के उपज का 1/4 या 1/6 के रूप में, भाग के रूप में लिया जाता था। तो ये तो था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक संगठन कैसा था। इससे आगे हम बात करेंगे चंद्रगुप्त के मौर्य के बाद, मृत्यु के बाद गद्दी पे कौन बैठा, बिंदुसार। और बिंदुसार की मृत्यु के बाद गद्दी पे कौन बैठा, डेफिनेटली मगध वंश का सबसे और प्राचीन भारत का भी सबसे ग्रेट अंपायर शासक वो था अशोक। उसके बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट 2 वीडियो में देखेंगे। एक वीडियो में तो कवर होने वाला लेक्चर नहीं है, काफ़ी बड़ा जाएगा, इसीलिए हम इसे छोटा छोटा करके नेक्स्ट वीडियो 2 वीडियो और बनाएंगे और अशोक को हम थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। अशोक के बारे में जानेंगे, प्राचीन भारत में इसका क्या योगदान रहा उसको जानेंगे। आई होप अभी तक मौर्यन अंपायर की स्थापना कैसे हुई और इसके स्रोत क्या हैं और
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच।